Hello everyone, my name is Himanshi Singh. I've secured an All India rank of 512 in NEET UG 2026 examination with a score of 670 marks. And I am here to share my journey with all of you. And in my point of view, it's also somewhere important that we hear our seniors' journey, seniors' experiences, because उनकी जर्नी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अगर हम अप्लाई करते हैं तो दे बिकम वेरी हेल्पफुल टू अस. So for that matter, I'm making this video especially for physics, and it will be a blessing for me that even if one NEET aspirant get help from this video, so there are some points in front of me which will help us to carry forward on our interaction. ठीक है, तो the first phase is the starting phase in which the first point is the biggest difficulty in physics. So it's वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज जब मैंने फिज़िक्स की तैयारी स्टार्ट करी थी तो मेरे लिए इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. ठीक है, जितना हम परसेप्शन हमें बनाया जाता है कि नीट की तैयारी स्टार्ट करने से पहले जितनी बातें हम सुन के आते कि फिज़िक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा डर फिज़िक्स से ही लगेगा, फिज़िक्स के ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे पेपर के अंदर, फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए एक अलग ही माइंड होना ज़रूरी है. बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, to solve the problem 50% at least, you need to have a positive mindset about that subject. Okay, so first and foremost say it to yourself कि physics is not a difficult subject. ठीक है, I will analyze it first. मैं इसे पहले एनालाइज करूँगा, देखूँगा कि फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन जज कि इज़ फिज़िक्स रियली डिफ़िकल्ट और इज़ इट नॉट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई डिड to not take it as a difficult subject until and unless I had given the bestest effort to that subject. So maybe you can take help from this. The second is removing fear of physics. How did the fear disappear? तो फिज़िक्स का डर मिटाने के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपकी और आपके फिज़िक्स के टीचर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए. ठीक है, इनिशियल डेज में आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा डर तो उस टीचर से लगेगा, तो आपको अपने टीचर के साथ इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे, उनके साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी. कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में, तो अपना डर साइड में रख के सबसे पहले उनसे जाके वो क्वेश्चंस पूछो, उनसे डाउट क्लियर करो. एंड ओवर द मंथ्स यू विल फील कि ना तो ये टीचर इतना अलग है, ना ये टीचर इतना मतलब कि जो है इनसे मुझे बात करने में डर लगता है, और ना ही ये सब्जेक्ट से मुझे अब इतना डर लग रहा है. बिकॉज 2 सालों के अंदर आपकी और फिज़िक्स की दोस्ती केवल आपका फिज़िक्स का टीचर ही करा सकता है. सेकेंडली, अब टीचर से तो दोस्ती हो गई, बट स्टिल आपको सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा. इस सब्जेक्ट का डर ख़त्म करने के लिए यू नीड टू गिव टाइम टू दिस सब्जेक्ट. फिज़िक्स में अपने आप से एक कमिटमेंट रख लो कि एटलीस्ट मुझे अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही है, पर मैं इतना समय या इतने क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करूँगा ही करूँगा. क्योंकि जब तुम डेली बेसिस पे फिज़िक्स को समझने की कोशिश करोगे, फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर नहीं भी बन रहा है तो अपने टीचर से कंसल्ट करोगे, तो आफ्टर 3 or 4 months यू विल फील लाइक कि अब तो दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट दैट इनडिफरेंट जितना मैं इसे ले रहा था. एंड उसके बाद में आगे जब फिज़िक्स का जो जर्नी जब आगे बढ़ेगी, तब वो 3 to 4 months की जो कंसिस्टेंट मेहनत है वो तुम्हें बाद में भी काम आएगी, क्योंकि उसके बाद तुम्हें फिज़िक्स से डर कम लगेगा और फिज़िक्स में मज़ा ज़्यादा आने लग जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अबाउट द फियर ऑफ फिज़िक्स. ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ आई स्टार्टेड क्लास 11th अगेन, व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली. तो जब मैंने क्लास 11 स्टार्ट करी थी तो मैंने उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस देख के फिर मैंने क्लास 11 के अंदर एंट्री ली थी. तो उसके अंदर फिर मुझे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के बारे में पता चला था, जिसमें से एक आध मैंने ख़रीद ली थी. देन मैं कोचिंग के स्टडी पैकेज के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, टेस्ट तो हमारे होते ही रहते थे, और रेफरेंस बुक्स भी सॉल्व करती थी. इट्स गुड, रेफरेंस बुक्स आर वेरी गुड, बट स्टार्टिंग में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जितना मुझे उनसे रिज़ल्ट मिलना चाहिए था इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, उतना मिल नहीं रहा है.
तब मुझे पता चला कि अगर मैं केवल मेरे स्टडी पैकेज के क्वेश्चंस और टेस्ट के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लूँ तो मेरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा बेटर होगा। अगर उन्हें मैं एक दो बार भी और अच्छे से कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा रैदर देन एक एक बार बहुत सारी चीज़ें करने से। तो और यही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर जब भी तुम किसी भी चीज़ की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने रिसोर्सेज को एकदम मिनिमम रखो, ठीक है, और उन्हीं को अच्छे से सॉल्व करो। उसमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए। So let's move on to the next phase. So it's first study strategy and how I studied the every chapter. तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले खुद से ये कमिटमेंट रखो कि मैं इस चैप्टर के किसी भी लेक्चर के अंदर एब्सेंट नहीं होऊंगा या होंगी। एक बार खुद से कमिटमेंट कर ली एंड ट्राई टू फॉलो इट अनटिल एंड अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। उसके बाद में पहले आपने लेक्चर को एकदम अटेंशन के साथ में अटेंड करना है, ठंडे दिमाग से अटेंड करना है, हर एक कंसेप्ट को समझने की अपनी पूरी कोशिश करनी है। कुछ नहीं समझ आए तो एक बार क्लास एंड होने के बाद टीचर से 2 मिनट में पूछ लो। देन घर आके क्लास नोट्स पढ़ने हैं। क्लास नोट्स के अंदर जो क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। मतलब उस दिन जो क्लास में हुआ वो तुम्हें अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस तरीके से कि वो नेक्स्ट लेक्चर तक तुम्हें याद हो। उसको याद करने का क्या तरीका है कि उस लेक्चर के टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। हमारे टीचर तो हमें क्या कराते थे, उसी लेक्चर के एंड में जो क्वेश्चन होते थे उस टॉपिक से रिलेटेड वो हमारे स्टडी पैकेज के अंदर टिक करा देते थे एंड वी यूज्ड टू सॉल्व देम बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। तो ऐसा रहता था कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अबाउट द सेम टॉपिक तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके फॉर्मूलेज, उसका कंसेप्ट जो है वो स्टोर हो जाता है। द मोर यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन द मोर इट विल बी स्टोर्ड शार्पली, ठीक है। तो जब तुम अगर रिवीजन नहीं भी कर पाओगे किसी पॉइंट पर बट स्टिल तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी एंड उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। जितना भी मिनिमम तो तुम्हारे टीचर ने बोला है कि ये सॉल्व करना ही करना है उसे नेक्स्ट लेक्चर से पहले सॉल्व करो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू। ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर जब तुम करते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जब चैप्टर जो है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दिस थिंग आई यूज टू डू टू कंप्लीट माई टू स्टडी माई चैप्टर एक्चुअली, ठीक है। एंड उसके अंदर भी जब इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब तुम अपने क्वेश्चन बैंक्स को या स्टडी पैकेज को सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर जो उसकी एक बुक बना लो, ठीक है, सेपरेट नोटबुक बना लो एंड उसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को लिखो और हर पेज के ऊपर एक पेज नंबर डाल दो। दैट सेम पेज नंबर यू शुड राइट नियर टू योर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो स्टडी पैकेज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर है। इससे क्या होगा कि रिवीजन टाइम में अगर तुम हमारे अपने 4 मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा तो लेकिन तुमने पहले सॉल्व कर रखा है तो तुम्हारे पास एक रेफरेंस है उसे रेफर करने का। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशंस हो तो वो भी तुम उसके अंदर लिख सकते हो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट वे जो कि तुम एग्जाम के अंदर यूज़ करोगे टू सॉल्व इट इन मिनिमम टाइम, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग भी अपनी वो जो सोल्यूशन नोटबुक है वो मेंटेन करके रखो एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और इससे एक ये भी चीज़ होगी जब तो बहुत सारी सोल्यूशन नोटबुक्स बन जाएगी ना तो फिर ऐसा लगेगा कि येस आई डिड समथिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, मैंने इसे छोड़ा नहीं था बीच में। तो ऐसा तुम कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द ऑर्डर ऑफ रिसोर्सेज। What I used was initially class notes and coaching package. That's it and टेस्ट तो बीच में अपने होते ही रहते थे। NCERT को मैंने या तो 11th एंडिंग में टच किया था या फिर 12th एंडिंग के अंदर टच किया था, क्योंकि NCERT के अंदर जो चीज़ें लिख रखी है वो तभी समझ में आएगी जब तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जब तुमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे होंगे तभी तुम्हें NCERT बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो ट्राई टू सॉल्व NCERT और ट्राई टू रीड NCERT इन ईदर इन योर 11th एंडिंग और इन योर 12th एंडिंग। 12th में अगर तुम 12th में हो तो फिर ट्राई टू सॉल्व इट फॉर योर बोर्ड्स प्रैक्टिस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में अगेन NCERT तो मतलब कि रिसोर्स के अंदर आ गई अपने पास में एंड PYQs को इनिशियली भी सॉल्व करते हो बट उसे रिवीजन रिसोर्स के अंदर भी PYQs को रखना ही रखना है। बिकॉज जब तुम PYQs को सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ना पेपर को क्रैक करना आ जाएगा और जब क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जामिनर को क्रैक कर लोगे तो एग्ज़ाम क्रैक करना बिकम्स अ लिटिल ईजियर। तो
try to solve PYQs also 1 or 2 times in your revision time period as well. And I will also say कि don't keep changing your resources. जो रिसोर्स तुम यूज़ करते आ रहे हो, तो जो तुमने 11th में यूज़ किए थे उसे भी 12th के अंदर यूज़ करो. एंड ऐसा नहीं करना है कि हर बार नए रिसोर्सेज लेने हैं, हर बार एक नई बुक ट्राई करनी है. नो, डोंट डू दिस. यू विल जस्ट गेट कन्फ्यूज. कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट थ्योरी वर्सेस क्वेश्चंस. तो इनिशियली मैं बोलना चाहूँगी कि जितनी थ्योरी क्लास नोट्स के अंदर कराई गई होती है उतनी ही सफिशिएंट होती है. इवन हमारे सर तो हमारे स्टडी पैकेज के अंदर हमें जो थ्योरी पॉइंट्स होते थे वो टिक कराते थे और हम केवल उतना ही पढ़ते थे, ना उसके एक आगे पढ़ते थे ना उसके एक पीछे पढ़ते थे, और वो सफिशिएंट होता था. बिकॉज फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंसेप्चुअल एप्लीकेशन. तो जितना तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें कंसेप्ट लगाना आ जाएगा. और कभी कभार तो ऐसा होता है, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर तुमने न्यूमेरिकल के अंदर वो सेम कंसेप्ट यूज़ कर रखा होता है तो थ्योरी के अंदर भी वो चीज़ क्लिक हो जाती है एंड तुम अपना थ्योरी का क्वेश्चन भी बना सकते हो. ओनली एंड ओनली इफ यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. उसके बाद डिवीजन टाइम पीरियड में एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, जो कि अगेन जो स्टडी पैकेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लो. PYQs के जो थ्योरी पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क करके रख लो कि ये जो PYQs के थ्योरी क्वेश्चंस हैं ये मुझे अच्छे से क्लियर है. तो इनिशियली गिव मोर टाइम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. फाइनली रीड थ्योरी 2 or 3 टाइम्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, थ्योरी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे देना है, बट आई वुड से कि स्टिल लीव भी नहीं करना है. बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट कि कैसा पेपर आएगा. हो सकता है थ्योरी के क्वेश्चंस का नंबर बढ़ के 5 और 6 हो जाए, और हो सकता है कि उनका क्वेश्चन रिड्यूस होके 1 और 0 हो जाए. बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ठीक है, बट इनिशियली क्वेश्चन प्रैक्टिस, फाइनली थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो द नेक्स्ट थिंग इज चैप्टर कंप्लीशन क्राइटेरिया. तो मैं किसी भी चैप्टर को तभी कंप्लीट मानती थी जब मुझे क्लास नोट्स के कराए गए सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर रहते थे. उसके सारे फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है वो पता होता था. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड, क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए. उनका रट्टाफिकेशन नहीं करना है. उनको समझना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और क्या मैं ये तरीका बाकी क्वेश्चंस में लगा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद में थर्ड थिंग इज अपना एक क्वेश्चन बैंक सेट कर लो. हमारे पास में स्टडी पैकेज अवेलेबल होता था, तुम्हारे पास में जो भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है एंड जो उसको जो है सेट कर लिया अपन ने कि मुझे सॉल्व करना है. तो उसके सारे क्वेश्चंस, बी इट एग्जाम्पल्स, बी इट इंटेक्स क्वेश्चन, बी इट बैक एक्सरसाइजेस, ऑल्सो विद द PYQs. तो चैप्टर कंप्लीशन तक तुम्हारा वो सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाने चाहिए. उसके बाद में कॉपी नोट्स के कोई से भी डाउट हो या फिर स्टडी पैकेज के कोई से भी डाउट हो, वो सारे अपने टीचर्स से पूछ लो. ठीक है, क्वेश्चन डाउट पूछने में बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर नीट निकालना है तो डाउट की घबराहट जो है वो साइड में रखनी पड़ेगी. दूसरा, हो सकता है कि तुम्हें डाउट पूछने का टाइम ना मिले या फिर तुम्हारे डाउट जो है वो थोड़े से लेट हो जाए क्लास के कंपैरिजन में. तो टाइम लो अपने टीचर से. 1 दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के एक साथ डाउट आ जाए, बट ट्राई टू टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स. ठीक है, किसी भी डाउट को अनआस्क्ड मत छोड़ो. और जब सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर तो अपने आप ही तैयार हो गया. मैंने ये सारे पॉइंट्स जो सेट कर रखे थे वो उनको कंप्लीट कर लिया एंड माय चैप्टर इज़ डन. आई एम डन विद मेरा ये जो चैप्टर है. मुझे शुरुआत में एक वो फीलिंग होती है ना कि शुरुआत में चैप्टर कितना टफ लगता था, पर मैंने इससे सारे डाउट्स भी ले लिए, इसके क्वेश्चन भी क्रैक कर लिए. तो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है. तो दिस वॉज माई थिंग कि मैं चैप्टर कंप्लीशन क्राइटेरिया क्या मानती थी. थिंग इज़ फार्मूला रिविजन स्ट्रेटजी. फार्मूला रिवीजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बस एक पेपर पे अपने सारे फार्मूलेस लिख रखें और आप उसे बस रिवाइज करते जा रहे हो, पैसिवली पढ़ते जा रहे हो. नहीं, ये फार्मूला रिवीजन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता है.
अगर फार्मूला लर्न करना है तो द बेस्ट वे इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, फार्मूला रिवाइज करना है तो बेस्ट वे इज़ एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हो, अपने पास में एक पेपर रख लो, उस पेपर के ऊपर सारे जो फार्मूलेज तुम्हें याद आ रहे हैं कि इस चैप्टर में ये फार्मूलाज यूज़ हुए थे उन्हें लिख लो, या फिर अगर इफ़ तुम वॉक करते करते अपने माइंड के अंदर वो फार्मूलाज को सोच सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर ये फार्मूलाज यूज़ हुए थे, जिससे तुम्हें सच में पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा फार्मूला सही ढंग से याद है या नहीं है। ठीक है, मेरे पास में फार्मूला के लिए हमें 12th स्टैंडर्ड में आकाश ने ये फिजिक्स हैंडबुक प्रोवाइड करी थी और हमारे सर ने हमें बोला था कि इस नोटबुक को रोज़ तुम्हें 5 पेजेस पढ़ने हैं और रोज़ पढ़ने हैं। नोटबुक जैसे इसके अंदर 128 पेजेस है, तो 5 आफ्टर 25 डेज तक ये नोटबुक मतलब बुक हमारी जो है एक बार रिवाइज हो चुकी होती थी। तो इसके 5 पेजेस डेली पढ़ने और डेली ही पढ़ने, कंप्लीट हो जाती है वापस स्टार्ट कर लो, कंप्लीट हो जाती है वापस स्टार्ट कर लो। तो मैंने इसके अंदर इसमें जो फार्मूलाज है वो तो ऑलमोस्ट सारे फार्मूलाज है, बट जो कॉपी नोट्स के अंदर फार्मूलाज थे वो भी इसके अंदर लिख दिए थे एंड मैं रोज़ इसे पढ़ती थी फ्रॉम सितंबर टू मई एंड देन रीनीट के अंदर 12 मई से लेकर 28 जून तक। तो इसमें क्या हुआ, मुझे फार्मूला रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। 5 पेजेस पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हर एक 20 to 25 डेज़ के अंदर आपके सारे के सारे फार्मूलेज जो है वो रिवाइज हो जा रहे हैं। तो ये जो था मेरे लिए वॉज वेरी इफेक्टिव कि मुझे फार्मूला रिवीजन के लिए एक अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी वो सेम थिंग हो रही थी एंड अगर मुझे सच में ही पढ़ना था तो फिर मतलब रिवाइज ही करना था केवल और केवल, तो उसके लिए हमारे पास में ये फिजिक्स हैंडबुक थी। तो आप खुद का एक फार्मूला शीट बना सकते हो हर एक चैप्टर का, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है तो उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो। मैंने इसके अंदर फिर उसके बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के पेजेस के अंदर फिर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट थे वो लिख के इसके अंदर चेक कर दिए थे, इसलिए थोड़ी सी और मोटी हो गई थी। तो इसे मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था और आई वुड से बिकेम वेरी मच इफेक्टिव फॉर मी एंड यू कैन डू दिस। तुम वो फाइंड करो कि जो चीज़ तुम्हारे लिए इफेक्टिव है एंड उसे फॉलो करो। वो कैसे पता चलेगा, 11th के रिविजन के टाइम पे ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उन चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करो, बहुत सारे तरीके फॉलो करो, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बहुत सारे तरीके फॉलो करो एंड ओवर द टाइम तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए इफेक्टिव है एंड 12th में उसे अप्लाई कर दो। दिस इज़ द थिंग इज रिविजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन आई वुड से इट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि मुझे लगता है कि मेरा वीक रह गया था, और अगर मैं शायद एक सही रिवीजन करती तो शुरुआत से, तो हो सकता है कि मेरा जो स्कोर है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता। तो इसके अंदर मैं वो चीज़ बताना चाहूँगी जो कि मैंने गलत करी थी और जो मैं बोलूँगी कि सही तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो बात आती है फर्स्ट रिवीजन की आफ्टर योर सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे मैंने मेरा फर्स्ट रिवीजन इतना इफेक्टिवली स्टार्ट नहीं किया था फॉर 2 or 3 रीजंस। ठीक है, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि तब मैंने एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और ना ही जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को इम्पोर्टेंस दी थी एंड उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी एंड वो चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुई तो तब मैंने उसे इंक्लूड करना शुरू किया था मेरे शेड्यूल के अंदर, बट वो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। तो आई वुड से कि अपना जो फर्स्ट रिवीजन है वो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज से स्टार्ट करो और एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए बोथ फॉर फिजिक्स एंड फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि एक तो दे आर वेरी गुड फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा, जेईई मेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 2018, 2019, 2020, 2024 नीट पेपर्स। ठीक है, तो जितने टाइम से तुमने जो पीवाई, क्योंकि 2025 और 2026 री नीट पेपर इज स्लाइटली अलाइन टुवर्ड्स जेईई मेंस। ठीक है, स्लाइटली तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही अलाइंड है टुवर्ड्स जेईई मेंस, बट उसके पहले के जो पेपर्स हैं, जो तुमने मेजॉरिटी के पेपर जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं वो इतना जेईई मेंस में अलाइन नहीं होते हैं। बट टू हैव अ गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी और टू गो आउट ऑफ योर डोमेन, ठीक है, अपने डोमेन अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जो एक्सरसाइजेस है एडिशनल के अलावा वो सॉल्व करनी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही या तो लेंदी होते हैं या उनके अंदर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यूज़ हो रखा होता है
एग्जाम्पल्स के अंदर भी, एक्सरसाइजेस के अंदर भी और एडिशनल एक्सरसाइजेस के अंदर भी। तो जब उन सबको तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा उस चैप्टर के ऊपर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर नीट, ठीक है। एडिशनल एनसीईआरटी की बात करें तो उसके जो क्वेश्चंस है, भले ही अब अगर एग्जांपल्स की बात करें या एडिशनल एक्सरसाइजेस की बात करें, या तो बहुत ज़्यादा लेंदी है या फिर वो थोड़े से टिपिकल है। शुरुआत में टाइम लगेगा उन्हें करने में, बट रोज़ रोज़ एक एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड धीरे धीरे यू विल फाइंड कि इट्स नॉट वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। जब उसकी आदत हो जाएगी तब वो आराम से सॉल्व होने लग जाएगी। सेकेंड रिविजन के अंदर जब मेरे हिसाब से जनवरी और फरवरी का टाइम चल रहा होगा, दिसंबर में अगर तुम लाइक जेईई मेंस स्टार्ट कर चुके होंगे या और एनसीईआरटी स्टार्ट कर चुके होंगे, तो उसके बाद में जब वो थोड़ा बहुत तुम्हारे हाथ में आ जाए कि मैंने बल्क में इतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी सॉल्व कर लिए, जेईई मेंस के भी सॉल्व कर लिए और अब मेरे पास में टाइम बच रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल सकता हूँ, तो फिर उसके बाद अपना सेकेंड रिविजन स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यू स्टार्ट करो, एनसीईआरटी मैप स्टार्ट करो, ठीक है। पीवाईक्यूज़ क्यों करने चाहिए? पीवाईक्यूज़ इसलिए करने चाहिए क्योंकि जब तुम एक साथ में पीवाईक्यूज़ सॉल्व करते हो, शुरुआत में तो हम क्या कर रहे थे, हम केवल चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रहे थे, पर हम अब एक साथ पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे तुम एक पैटर्न पकड़ने लग जाओगे। जैसे जैसे तुम पैटर्न पकड़ने लग जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा। एनसीईआरटी मैप्स मैंने इसलिए रेफर किए क्योंकि एक बार जो एनसीईआरटी तुमने कर ली है, ठीक है, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें कच्चे बहुत पता चले होंगे, वो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी में प्रोवाइडेड है, बट वो हो सकता है कि क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए, तो वो चीज़ें एनसीईआरटी मैप्स के अंदर दे रखी है, तो ट्राई टू सॉल्व देम एज वेल, ठीक है। उसके बाद में जब तुम्हें लगता है कि तुमने प्रोफिशिएंट अपना जो जेईई मेंस है वो कंप्लीट कर लिया है, तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है एंड तुमने पीवाईक्यूज़ के अंदर भी अपना एक ग्रिस्प बना लिया है, अब यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द फाइनल रिविजन, तो उसके अंदर अपने मार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डेली फार्मूला रिवाइज करो, जो थ्योरी पॉइंट्स तुमने इंपॉर्टेंट लिख रखी है उन्हें रिवाइज करो और कुछ भी नया मत स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी तुमने ओवर द 2 ईयर्स किया है उन्हीं को ही अपना जो है वो मेन हथियार बना लो, ठीक है। उन्हीं के ही मार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, मोमेंटम के मार्क क्वेश्चन सॉल्व कर लो इफ़ यू आर गेटिंग टाइम, ठीक है। उससे तुम्हारे पास में क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ कहाँ एरर कर रहे थे, और एग्ज़ाम से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे पेपर की बात करूँ तो बोथ नीट और की नीट दोनों के अंदर वही क्वेश्चंस आए थे, वही कंसेप्ट आए थे जो मैं मेजॉरिटी में गलत करके आ रही थी, एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने अगेन गलत किए थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने सही भी किए थे। तो दिस मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए भी वर्क किया था एंड आई होप सो कि तुम में से भी किसी के लिए वर्क कर जाए। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। अगर कंसेप्ट बिल्ड करना है तो केवल कंसेप्ट समझना इज़ नॉट अ थिंग। कंसेप्ट समझ लिया 2 दिन बाद भूल जाओगे। द मेन थिंग इज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिसिंग। जितना, वो तो हमने पहले ही बात करी थी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाएगी। और आकाश के अंदर तो हमें स्टडी पैकेज प्रोवाइड होता है, उसके बाद मोमेंटम प्रोवाइड हो जाती है, उसके बाद नो योर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी मैप्स प्रोवाइड हो जाते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ टेस्ट। कोई भी टेस्ट मत लीव करो, सारे जो पैकेज और जो मटीरियल्स, जो रिसोर्सेज तुम्हें प्रोवाइड करे गए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करो अच्छे से, तो फिर तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगा। तुम्हें कोई इधर उधर के क्वेश्चंस अगर आ रहे होंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर एक चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब तुम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही वो चैप्टर जो है वो वीक से और मीडियम से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाने लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बेस्ट रिसोर्सेज। बेस्ट रिसोर्सेज अगर मैं बात करूँ कि सीक्वेंस वाइज क्या करना चाहिए, कोचिंग का पैकेज, ठीक है, मोमेंटम, आकाश में हमें मोमेंटम प्रोवाइड होती है, एनसीईआरटी मैप्स, एनसीईआरटी, जेईई मेंस, पीवाईक्यूज। इसमें एक और चीज़ एडेड है जो मेरे सर ने हमें बताई थी कि एचसीवी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एचसीवी सॉल्व करने को नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, एचसीवी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब तक तुम्हें उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप होगी तब तो तुम उन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर ग्रिप नहीं है तो उन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू तुम जो तुम्हारे वीक कंसेप्ट्स हैं उन्हें अगेन रिवाइज कर सकते हो। तो अगर टाइम मिलता है तो ट्राई टू गो फॉर एचसीवी ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
एंड इसमें एक और चीज़ है बेस्ट रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो नवंबर लास्ट में एंड दिसंबर की शुरुआत में एक NBTS प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर N2 शीट्स प्रोवाइड करी गई होती है। N2 शीट्स जो होती है वो हर एक चैप्टर के 30 to 40 क्वेश्चंस का एक सेट है, जिसके अंदर भी NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT के इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो NCERT के बैक क्वेश्चन एंड बहुत सारे गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर जो है वो प्रोवाइडेड है। तो उसे भी कंप्लीट करना अपने रिवीजन टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि उसे जब कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा जो चैप्टर का जो लेवल है अगर वो यहाँ पर है ना तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हम रिवीजन टाइम में इतना सब कुछ कैसे करेंगे तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेक अ प्लान, ठीक है, रोज़ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो एंड धीरे धीरे जब तुम उस प्लान के अंदर अडेप्ट कर लोगे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आई वुड से बहुत सारी तो नहीं, जो भी मैंने डिसाइडेड चीज़ें हैं उसके लिए जब पहले टाइम नहीं निकाल पा रही थी लेकिन अब मैं उसके लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। तो ट्राई टू मेक अ प्लान। ठीक है, रिविज़न भी करना है, रिविज़न के लिए रिसोर्सेज तो हमें सब पता होते हैं, पर कैसे रिविज़न करना है वो कैसे पता चलेगा जब तुम्हारे पास एक प्लान होगा। डरना घबराना नहीं है, ठीक है, टीचर के साथ बैठो, प्लान बनाओ, उसके ऊपर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने की कोशिश करो। नहीं भी फॉलो हो रहा है, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, जब फॉलो नहीं है उसके बाद अगेन उस प्लान के ऊपर वापस आ जाओ। कमिटमेंट रखनी पड़ेगी खुद से, जब कमिटमेंट रखोगे खुद से तो उतना ही बेटर तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड बेटर करने के लिए नेवर यूज़ कैलकुलेटर। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस टाइम में कभी भी कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना है, कितना भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना हो और कितना भी अजीब कैलकुलेशंस क्यों नहीं चल रही हो। उसके अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बहुत सारी लंबी लंबी कैलकुलेशंस आएंगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मैं एक बार कैलकुलेटर से ही देख लेती हूँ, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अपनी कैलकुलेशन स्पीड को ऑप्टिमम रख के चलना है। ठीक है, टाइम अगर जैसे कि तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड सच में ही बहुत स्लो है तो उसके लिए टाइमर लगाओ, टाइमर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो फिर अपने जो स्टडी पैकेज है या फिर जो भी तुम क्वेश्चन बैंक लगाते हो उसी को वापस लगा लो, बट विद अ टाइमर। इसमें भी 2 चीज़ें एक साथ हो जाएगी, पता है, एक तो कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, दूसरा तुम्हें वापस से अपने ही स्टडी पैकेज के सिली एरर्स पता चल जाएगी। सो दिस यू कैन फॉलो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी टेक्निक्स। उसके अंदर फर्स्ट आई वुड से एक्टिव रिकॉल। ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी तुम एक्टिव रिकॉल कर सकते हो फार्मूलाज का, क्योंकि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है ना वो तुम्हें कोई सा भी फार्मूला भुला सकता है। जो तुमने सबसे अच्छे से याद किया हो वो भी तुम हो सकता है कि भूल जाओ। ठीक है, तो ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ ईच एंड एवरी कंडीशन। ठीक है, एक्टिव रिकॉल करोगे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बार बार स्टोर होती जाएगी, तो उसे भूलने के चांसेस कम होते जाएंगे। दूसरा, विजुअलाइजेशन। मैकेनिक्स में विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला तो जितना अच्छे से तुम विजुअलाइज कर सकते हो मतलब कि तुम्हारा कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, एक बार अगर तुमने मैकेनिक्स के कोई सी भी कंडीशंस को विजुअलाइज कर लिया तो तुम्हें क्वेश्चन की वो जो लीड फाइंड आउट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है या फिर यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है मैं अप्लाई करूँगा तो फिर मेरा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मेमोराइजेशन के अंदर या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के टाइम पे ट्राई टू विजुअलाइज इट, स्पेशली इन मैकेनिक्स। ठीक है, दूसरा, सेल्फ टेस्टिंग एंड रेगुलर टेस्टिंग। घर पे भी जब तुम कोई सा भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी टाइमर लगाओ, उसको मतलब कि सीरीज वाइज सॉल्व करो एंड अपने आप को स्कोर देने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारा जो एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट है ना वो तुम्हारे पास में रेगुलरली बना हुआ रहेगा। और जब तुम्हारा एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट बना हुआ रहेगा तुम उतना ही जल्दी उसके अंदर अडेप्ट कर पाओगे। और रेगुलर टेस्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोचिंग का कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे तुम्हें उतनी ही ज़्यादा अपने बारे में पता चलेगा कि मैं टेस्ट को किस तरीके से अप्रोच करता हूँ और उसके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, जब तुम उसे फाइंड आउट करोगे तब तुम्हारा टेस्ट के अंदर जो स्कोर है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं तो 2 चीज़ें मेन होती है। पहला, हमारा
कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हमारी प्रिपरेशन कि हमने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया, हमने किसी चीज़ को कितना अच्छे से समझा है। दूसरा हमारा माइंडसेट कि उस टाइम पर हम किस माइंडसेट को लेकर बैठे हैं, हम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम जो है वो एंशियस हो रहे हैं या फिर हम कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट भी है तो हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, बिकॉज हर एक टाइप का माइंडसेट जो है वो आपके पेपर में आती हुई चीज़ को या तो सही करा सकता है या फिर गलत करा सकता है। तो उसको फाइंड आउट करो कि तुम्हारा मेजॉरिटी टाइम टेस्ट में क्या माइंडसेट रहता है, उसे ठीक करने की कोशिश करो इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू टू अचीव अ गुड स्कोर जो कि तुम्हारा पोटेंशियल है। उसके लिए रेगुलर टेस्ट देना इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब आ जाता है द मेन पॉइंट जो कि एंड में हमारे बहुत काम आता है, दैट इज़ टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस करते टाइम जब तुम शुरुआत में टेस्ट एनालिसिस कर रहे होंगे ना तब तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, पर बाद में जब तुम टेस्ट एनालिसिस कर रहे होंगे तब तुम्हें कम टाइम लग रहा होगा। तो जो शुरुआत में जब तुम्हें ज़्यादा टाइम लगता है ना तब उससे घबराना नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम टेस्ट एनालिसिस में लग रहा है, क्या मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। नहीं, टेस्ट एनालिसिस में जितना भी टाइम लग रहा हो वो टाइम दो, अच्छे से उस टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो कि क्या ये मुझे वन टाइम में सॉल्व हो गया था या नहीं हुआ था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत दिमाग लगाने के बाद सॉल्व होते हैं और उन्हें ना टेस्ट के टाइम पे ही स्टार मार्क कर लो एंड बाद में उन्हें वापस सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हें एक बार टेस्ट में तो वो कैसे ना कैसे करके क्लिक कर गए हो, पर बाद में शायद क्लिक ना करें और उस कंसेप्ट को अपना वीक और लिटिल मीडियम टाइप ऐसा कंसेप्ट मानो, ठीक है, और उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, उसे भी और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें भी। टेस्ट एनालिसिस में ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक क्वेश्चन जो तुमने गलत किया, एक क्वेश्चन या फिर छोड़ा, और दूसरा क्वेश्चन जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद में आया, ठीक है। और टेस्ट एनालिसिस के अंदर अपनी एक मिस्टेक बुक जो है वो प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है। मेरी जो मिस्टेक बुक हो गई थी ना वो मेरे पास में 1 2 3 हाँ 3 मिस्टेक बुक्स को तो मेरी बनी गई थी जो मैंने 11th एंडिंग से बनाना स्टार्ट किया था। और मिस्टेक बुक का जो पार्ट है वो भी मेरे हिसाब से मेरा एक वीक पॉइंट रह गया था, बिकॉज मैं बना तो लेती थी बस रिवाइज जो है वो सही टाइम पे नहीं करती थी। अगर मैं हो सकता है कि रेगुलरली मिस्टेक्स बुक्स को रिवाइज कर लेती तो शायद मेरा स्कोर और इम्प्रूव हो सकता था। तो फिर अपनी मिस्टेक बुक बनाओ और उसे अपनी रेगुलरिटी के अंदर डालो, उसे अपने रिवीजन के अंदर डालो कि ना मैंने 1-2 क्वेश्चन जो है अपनी मिस्टेक्स बुक्स के या फिर 1-2 पेजेस अपनी मिस्टेक्स बुक्स के भी रोज़ रिवाइज कर लिए, जिससे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं या फिर जो कि ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ही गलत हो जाते हैं। तुमने बहुत बार उन्हें गलत कर दिया फिर भी वो गलत हो रहे, इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी मिस्टेक्स से इतना अच्छे से सीखा नहीं। सीखोगे कैसे? अपनी मिस्टेक्स बुक्स को बार बार एनालाइज करके। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज PYQs। PYQs के लिए मैं कहना चाहूँगी सॉल्व देम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। हर बार PYQs सॉल्व करो तो एक अलग रिसोर्स से सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि PYQs तो वही रहेंगे, बस बुक का जो फॉर्मेट है वो बदल गया होगा, बुक का जो फॉन्ट है वो बदल गया होगा। उससे तुम्हें ऐसा रहेगा कि तुम्हें कोई ऐसा ऑप्शन याद नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर तो यही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसे 1-2 बार कर लोगे तो हो सकता है कि तुम्हें वो ऑप्शन ही याद हो जाए, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। पहला, अपने स्टडी पैकेज से PYQs को सॉल्व कर लो। दूसरा, किसी और बुक से PYQs सॉल्व कर लो एंड अगर टाइम मिल रहा है तो ट्राई टू सॉल्व योर मार्क PYQs अगेन, ठीक है। जितना ज़्यादा PYQs सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें पेपर पैटर्न पता चलेगा, उतना ही और तुम्हारी जो चैप्टर के ऊपर अगर स्ट्रेंथ है और तुम बहुत सारे रिसोर्सेज शायद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें इतने ज़्यादा रिसोर्स करने का या फिर जो कोचिंग में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है उन्हें करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि समवन इज़ स्लो समवन इज़ फास्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम बाकी चीज़ें भी एटलीस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व द PYQs 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ठीक है। वो नहीं करने कर लोगे तो भी तुम्हारा चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डेली रूटीन फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए शुरुआत से ही अपना 11th का जो तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर होगा ना उसी दिन से कमिटमेंट रख लो कि मुझे फिजिक्स जो है वो रोज़ सॉल्व करनी है, छुट्टी नहीं लेनी है। बिकॉज अगर तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग भी होगी और उसे टाइम नहीं दोगे तो भी वो वीक हो जाएगी, वीक है तो भी उसे टाइम नहीं दोगे तो वो वीक ही रह जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जा ही नहीं पाएगी।
उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स को एक कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि मान लो कि तुमने डिसाइड कर लिया कि रोज़ मुझे फिजिक्स को इतना टाइम देना ही देना है, या फिर रोज़ मुझे फिजिक्स के लेट्स से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, तो उसे करने की एटलीस्ट कोशिश तो करो। ठीक है, हो सकता है कोई दिन ऐसा हो कि जब तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट एटलीस्ट यू ट्राइड एंड यू कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन दैट डे, वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है इन योर कंसिस्टेंसी। उसके अगले दिन जाके तुम 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो द मेन पॉइंट इज़ कि डेली रूटीन के अंदर एक जो 1-2 महीना फिजिक्स सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अपने डेली रूटीन के अंदर क्या सेट रखना है। तो उसके बाद में या तो अपना टाइम सेट रख लो कि मुझे इतने घंटे फिजिक्स प्रैक्टिस करनी है, या फिर अपने क्वेश्चन सेट कर लो कि मुझे रोज़ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने। एंड दैट डिपेंड्स ओनली ऑन यू, केवल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम पीरियड या फिर कितने क्वेश्चन तुम्हारे लिए सूट करते हैं अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। एंड बाद में रिवीजन फेज के अंदर PYQs और NCERT को अपने डेली रूटीन के अंदर ज़रूर इंक्लूड कर देना। हैंडलिंग बैकलॉग्स, देखो बैकलॉग जो मेरा बना था ना, वो 11th एंडिंग और 12th एंडिंग के अंदर बना था, क्योंकि उस टाइम पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी आपके पास में आपके आ जाते हैं, या इधर स्कूल एग्ज़ाम्स और या ओलंपियाड। जब आपका सिलेबस कंप्लीशन पे आएगा तभी आपके एग्ज़ाम्स जो है आपके सर के ऊपर आ जाएंगे, तो तब हो सकता है कि तुम्हारा बैकलॉग बन जाए। इनिशियली भी अगर बैकलॉग बन जाता है तो भी जो मुझे लगता है कि बैकलॉग कंप्लीशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होती है कि टू हैव अ प्लान। ठीक है, कि मैं जो रोज़ पढ़ रहा हूँ वो तो है ही है, उसके साथ में मुझे बैकलॉग को भी कवर करना है, तो मैं अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मन में सोच लोगे कि आज बैकलॉग कवर कर लूँगा या फिर इस हफ्ते बैकलॉग कवर कर लूँगा, उससे मतलब नहीं है। पेपर लो, उसके ऊपर लिखो कि कितना बैकलॉग है, कितने कितने चैप्टर्स करने हैं, करंट में क्या चल रहा है, एंड फिर अपना डेली रूटीन डिसाइड करो। और जब तक बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक उस डेली रूटीन को रोज़ फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, until and unless it's an emergency। और खुद से ही फालतू छुट्टियां लेने की कोशिश मत करो कि आज बाहर ये काम आ गया, आज फैमिली के अंदर ये फंक्शन था। उसका कोई मतलब नहीं है किसी भी फंक्शन का इस जर्नी के अंदर। हाँ, चिल करने के लिए थोड़ा सा खुद को ब्रेक दे सकते हो बीच के अंदर, बट उसके अंदर ये नहीं है कि तुम कहीं बाहर चले गए और 1-2 दिन तक तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी। ब्रेक्स लो, उसमें अपने स्टडी रूटीन के अंदर ही ब्रेक्स को इंक्लूड करो। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा रिलैक्स कर लो, लाई डाउन ऑन योर बेड। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट का टाइम पीरियड होता है, जब तुम्हारे पास में बैकलॉग्स भी हो जाते हैं, जब तुम्हारे पास में एग्ज़ाम्स भी आते हैं सर के ऊपर, तब वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है किसी किसी के लिए। उसके अंदर जब तुम्हारे पास एक प्लान डिसाइडेड रहेगा ना, जिसके अंदर तुमने एम्पल ब्रेक्स भी डाल रखे होंगे और तुम्हें पता होगा कि इस डेट तक इस प्लान को फॉलो करूँगा तो मेरे बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाएंगे एंड आई एम प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एट द सेम टाइम, दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और तुम्हारा स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम भी हो जाएगा। पर उसके बीच में जब तक इफ़ यू आर कमिटेड, तुम्हें बैकलॉग्स कंप्लीट करने ही करने हैं, तुम्हें रिवीजन करना ही करना है, तो फालतू की छुट्टियाँ खुद को मत दो। द एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर बहुत सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। ठीक है, जब मैं पेपर देने गई थी तो 3rd में वाले दिन भी और 21 जून वाले दिन भी मैंने खुद को बहुत रिलैक्स कराता रखा था। मैं 1-2 घंटे पहले ही अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर चली गई थी और आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग। ठीक है, कभी कभी मेडिटेट कर रही हूँ, कभी मुझे जो गाना अच्छा लगता है वो गा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है आपके माइंड को एक रिलैक्सिंग स्टिमुलस मिलता है कि ये तो बहुत आराम कर रही है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो अपने आप ही आपका माइंड जो है वो रिलैक्स मोड के अंदर चला जाता है। दूसरा कि आपने पहले तो अपना माइंड को रिलैक्स कर लिया, फिर जब आपके सामने पेपर आता है ना, उसे खोलो, 2 मिनट में या फिर 5 मिनट में हर एक पेज के थ्रू जाओ। जब तुम हर एक पेज के थ्रू जाओगे तो क्वेश्चंस को देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इज़ दिस पेपर इजी और इज़ दिस पेपर टुवर्ड्स द टफर साइड। ठीक है, अगर तुम्हारा पेपर इजी है, भूल जाओ कि तुमने कितनी मेहनत करी है, तुमने कितने सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, सब कुछ भूल जाओ। रिमेंबर ये रखो कि तुम्हें हर एक कंसेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को शांति से सॉल्व करना है और हर एक कंसेप्ट को उसके अंदर आराम से अप्लाई करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज अगर पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर पेपर टफ आ जाता है तो
मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी बहुत सारे पेपर्स देखे, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन आया नहीं आया दूसरी बात है, उसके नीचे वाला क्वेश्चन कैसा है आई डोंट नो, पर जो क्वेश्चन मैं अभी कर रही हूँ उसका मुझे हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, उसका हर एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद में पहले जज करना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं अभी इन दिस नेक्स्ट 1 मिनट सॉल्व कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं मूव कर जाती थी टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकती हूँ, तब भी तुम्हें और कुछ नहीं सोचना है, केवल उस एक क्वेश्चन के ऊपर सोचना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम हर एक क्वेश्चन को तुम्हें पता चल जाएगा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। टफ क्वेश्चन को लास्ट में रखना है, उसके अंदर शुरुआत में टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ईजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसके बाद जब वापस टफ क्वेश्चन के ऊपर आओगे तब भी तुम्हें जो है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व हो जाएंगे। ये भी तुम्हें कैसे पता चलेगा, जब तुम अभी इनिशियल टेस्ट में भी इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश कर दोगे। उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि कभी बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइन से कुछ बहुत सारे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो, तब वो एंजाइटी लेवल जो है वो तुम्हारा यहाँ से यहाँ बढ़ सकता है। तब एक बार के लिए पेन्स रख दो, पेपर को सॉल्व मत करो, गहरी सांस लो एंड टेक अ सिप ऑफ वाटर। उसके बाद में अगेन जिस क्वेश्चन से छोड़ा था उस क्वेश्चन से वापस सॉल्व करने की कोशिश करो, बाय कीपिंग योर माइंड काम। खुद से ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये भी कब आएगा, कामनेस भी प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। जितना तुम कोचिंग के पेपर्स को अपना रियल लाइफ नीट पेपर देख मान के फिर सॉल्व करोगे इन द एंड, तब तुम्हें वो चीज़ जो है वो उस दिन बहुत ज़्यादा काम आएगी। और शुरुआत में इफ़ यू आर एट द योर इनिशियल स्टेजेस तो ट्राई टू फाइंड योर डिफरेंट वेज, ठीक है, कि किस किस तरीके से मैं पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि मेरे लिए इफेक्टिव है, ठीक है। मेरा ये सीन रहता था कि मैं बायोलॉजी को पहले सॉल्व करती थी, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स। इनिशियली आई यूज टू सॉल्व बायो एंड बॉटनी एंड जूलॉजी फर्स्ट, देन OMR फिल कर लेती थी, उसके बाद में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन OMR। और ये मेरा एंड तक भी मेरे लिए इफेक्टिव हो गया था, ठीक है। मेरा जो मतलब कि ऑलमोस्ट फर्स्ट 2-3 अटैम्प्ट्स थे पेपर में, उसमें मुझे जो है इसका इफेक्टिव रिजल्ट मिलने लग गया था और लास्ट तक मैंने फिर इसी को ही फॉलो किया था। तो तुम बहुत सारे पेपर्स दोगे, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करोगे कि इस चीज़ को करने से तो फिर तुम्हें तब गलतियाँ भी पता चलेगी कि मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया था इसलिए शायद मैं घबरा गई थी। जब वैसे पेपर को सॉल्व करोगे ना 11th के अंदर, तो 12th के अंदर तुम्हारे पास एक खुद की स्ट्रैटेजी होगी एंड उसे फिर पूरे 1 साल फॉलो करना है। ट्राई टू फॉलो दैट इन योर नीट एज वेल, क्योंकि तुम्हारे माइंड को उसी के ऊपर प्रैक्टिस है। पेपर कैसा भी आ जाए उस एक तरीके से तुम उस पेपर को टैकल कर सकते हो इन टाइम। तो दैट वॉज माई एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर गैस करना पड़ जाए तभी गैस करो जब ऑप्शंस तुम्हारे साथ हो, क्योंकि पता चल रहा हो कि इस ऑप्शन का सच में मीनिंग क्या है। केवल 1 या 2 ही ऑप्शन ऐसे हो जिनके मीनिंग तुम्हें नहीं पता हो। एंड गेसवर्क वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने पहले भी बताई थी, फर्स्ट नॉट हैविंग अ प्लान रिविजन इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय रिविजन, एंड दूसरा मिस्टेक्स बुक्स को ढंग से रिवाइज नहीं करना। नाउ लास्ट 2 मंथ्स में मैंने क्या किया था। लास्ट 2 मंथ्स के अंदर डेली फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, उनका डिटेल एनालिसिस करना है। फिजिक्स की बात करूँ तो वीक टॉपिक की प्रैक्टिस आपको रखनी है कि आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है, आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, बट स्टिल उसका क्वेश्चन जो है वो आपसे गलत हो जाता है, तो उसके आप लाइक 50 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर ही लो, ठीक है, जिससे तुम्हें सच में पता चल जाएगा कि अब, क्योंकि फिर उसके बाद में वो जो चैप्टर है वो या फिर वो जो टॉपिक है वो टुवर्ड्स एक नैरो साइड चला जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर भी बस एक यही चीज़ है जो अटक रही है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, वो तो मैं टैकल कर लेता हूँ। उसके बाद में लास्ट 2 मंथ्स के अंदर NCERT को नहीं छोड़ना है, फार्मूला रिवीजन को नहीं छोड़ना है, एक्टिव रिकॉल से आप फार्मूला रिवाइज करते रहो, NCERT के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते रहो, अपने जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते रहो। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने फॉलो करी थी अब अपने लास्ट 2 मंथ्स के अंदर,
ठीक है, सबका अपना अपना होता है, बट व्हाट द मेन थिंग इज़ कि जो सीनियर्स कर रहे हैं उनमें से कुछ एक आध पॉइंट जो होते हैं वो जो हमें क्लिक कर जाते हैं, जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तब वो हमारे लिए एक्चुअली वर्क कर जाते हैं। फाइनल टिप्स फॉर 140 प्लस, जो मैं शुरुआत से कह रही हूँ, अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फार्मूला बाद में आता है, कंसेप्ट पहले आता है। एक बार तुम्हारा फार्मूला, तुम्हारा जो जुगाड़ से तुम आंसर्स निकालते हो, सब साइड में हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा, बट कंसेप्ट जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ देगा। ट्रस्ट योर कोचिंग मटेरियल, ठीक है, बिकॉज जब हमारा जो भी तुम किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, या फिर जब मैं आकाश में एनरोल थी तो मैंने ये नोटिस किया था कि जो स्टडी मटेरियल्स बन रखे हैं वो इस तरीके से बन रखे हैं कि हमारी एक ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाती है फॉर द नीट पेपर, जिसके अंदर नीट के जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जो अदर पैकेजेस, जो अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करे गए हैं, बीट मोमेंटम, बीट नोयर एनसीईआरटी, बीट एनसीईआरटी में, वो बहुत सारे टीचर्स के एक्सपीरियंस से बने हुए हैं। तो ट्रस्ट देम, ठीक है, उनको अच्छे से फॉलो करो, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है बस उन्हीं को अच्छे से करने की कोशिश करो, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट एंड टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर इन योर नीट पेपर। अपने डेली टारगेट सेट करो, उन्हें फिनिश करते रहो, कभी भी डाउट्स को पेंडिंग मत रखो। टीचर से एक बार टाइम नहीं मिल रहा, दूसरी बार टाइम नहीं मिल रहा, अरे तीसरी या चौथी बार तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तब अपने डाउट्स को क्लियर रखना ही रखना है। और जब तुम इतनी बार अपने टीचर को अप्रोच करोगे ना, उन्हें भी पता चल जाएगा कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, एंड यू विल सी कि अब जब जितनी बार तुम अपने टीचर से खुद जाके इंटरेक्ट करोगे, उनसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछोगे, कोई भी डाउट पूछोगे, उतना ही तुम्हें सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा। स्टे कंसिस्टेंट, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ठीक है। कोई चीज़ जब शुरू कर दी होती है तो ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है, उसे एंड तक ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि शुरू तो बहुत लोग कर देते हैं बट ख़त्म केवल कुछ लोग ही कर पाते हैं। और आई वुड से कि दैट्स इट, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, ठीक है, सबकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है। इसको शुरू करो, कंसिस्टेंट रहोगे और अपने जो वीक टॉपिक्स है उसे डरोगे नहीं, वीक सब्जेक्ट से डरोगे नहीं, और उसके ऊपर जब तुम वर्क करोगे ना तब तुम्हें जो खुद के अंदर चेंज मिलेगा, जो तुम्हें मेहनत करनी जब आ जाएगी, देन दैट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो द लास्ट मैसेज फ्रॉम माई साइड इज़ कि कभी ये नहीं सोचना है कि तुम कितने कैपेबल हो या नहीं हो, मेरे से सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस को ट्रस्ट करो, टीचर्स को ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, कंसिस्टेंसी से के साथ वर्क करो, जो कि मैंने इस पूरे के पूरे अपने इंटरेक्शन के अंदर बहुत टाइम ये वर्ड यूज़ कर लिया होगा, ठीक है। और तो बस ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है। थैंक यू सो मच।